नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अक्टूबर की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय भारत के संविधान से ली गई है और इसमें हमें संघवाद के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में संघवाद के बारे में हमें क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 8 की 29 अक्टूबर की वर्कशीट नंबर 26 का अध्ययन। संविधान बनने की प्रक्रिया। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हों। यह काम किसी एक आदमी के बस का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें होती रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही एक जैसी संस्कृति थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था, लेकिन इन सदस्यों ने अपने दायित्व को निष्ठा से निभाते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिखाया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के साथ साथ विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता था। दोस्तों, अगर संविधान के मुख्य लक्षण या आयामों की बात करें तो वो निम्नलिखित थे। संघवाद, इसका मतलब होता है शासन चलाने के लिए विभिन्न स्तरों पर अलग अलग प्रकार की सरकारों का होना। हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार काम करती है। पहला राष्ट्रीय स्तर पर जो केंद्रीय सरकार कहलाती है, दूसरा राज्य स्तर पर जो राज्य सरकार कहलाती है और तीसरा स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था या नगर निगम प्रशासन इसमें शामिल है। इसकी वजह यह है कि भारत एक विशाल देश में सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार हो सके। इन मुद्दों की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं। क्रियाकलाप, अपने घर के आसपास के बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, अस्पताल, पुलिस थाना आदि का नाम लिखो और पता करो कि ये किस स्तर की सरकार के लिए काम करते हैं। क्रियाकलाप 2, अपने क्षेत्र के निगम, पार्षद, विधायक और सांसद का नाम पता करके लिखिए और बताइए कि वे किस स्तर की सरकार के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये गतिविधियां हैं जो आप लोगों को करनी है। इसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं, अब हम उन सवालों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्योंकि स्थान का अभाव है इसलिए अन्यत्र हम देखते हैं कि इन सवालों को हम कैसे आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला संविधान सवाल है कि संविधान का निर्माण करते समय संविधान सभा के सामने कौन सी चुनौतियां थी। इसके सब जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संविधान निर्माताओं के सामने देश की भाषा, संस्कृति, धर्म, समुदाय आदि को ध्यान में रखते हुए देश की अखंडता को बनाए रखना प्रमुख चुनौती थी। अर्थात हमारे देश में अलग अलग संस्कृति, धर्म, जाति और समुदाय के लोग रहते थे और जिन लोगों ने संविधान बनाया उनके लिए आवश्यक था कि वो लोगों की इनमें से किसी भी जीवन के पक्ष को चोट पहुंचाए बिना सबको साथ रखने के लिए कोई ऐसा संविधान तैयार कर सकें कि वो सभी लोगों को एक साथ रख सके। दूसरा है संघवाद से आप क्या समझते हैं। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि संघवाद से अभिप्राय होता है देश में एक से अधिक स्तर पर सरकार की स्थापना होना। अर्थात केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार होती है, राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है और स्थानीय स्तर पर सरकार अलग होती है। यदि हम किसी देश में सरकार की संरचना को देखते हैं तो हम मान सकते हैं कि वह संघवाद है।
अगला सवाल है कि हमारे देश में कितने स्तर की सरकार है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे देश में 3 स्तरों पर सरकार की स्थापना की गई है, केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर। अगला सवाल है, हमारे देश के लिए संघवाद की व्यवस्था महत्वपूर्ण क्यों है? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है, ऐसे में मात्र केंद्र के लिए पूरे देश का शासन चला पाना संभव नहीं है। इसीलिए राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर सरकार की स्थापना भी की गई है, ताकि सत्ता में साझेदारी के द्वारा देश का शासन चलाया जा सके। इसका मतलब ये है कि हमारा देश भारत एक बहुत बड़ा देश है, और अगर यहाँ सिर्फ केंद्रीय सरकार होती तो केंद्रीय सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता पूरे देश का शासन चला पाना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि तमिलनाडु में कोई दिक्कत है और शासन चलाया जाता है दिल्ली से, तो जब तक शासन की जो प्रमुख मांग है या वहाँ के लोगों की कोई इच्छा है, मांग है, डिमांड है, वो दिल्ली तक पहुँचेगी, तब तक ना जाने कितनी देर हो चुकी होगी। इसीलिए भारत में हमने संघवाद को अपनाया है कि पूरे देश का शासन चलाने के लिए केंद्रीय सरकार अलग होगी और राज्य का और स्थानीय स्तर पर शासन चलाने के लिए राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें अलग होंगी, ताकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निर्णय ले सकें और केंद्रीय सरकार उसमें दखल नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे देश में संघवाद को अपनाया गया है, ताकि देश की विशालता को ध्यान में रखते हुए देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26, जिसने में हमने अध्ययन किया संविधान बनने की प्रक्रिया का। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।